हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूपीएससी फीड। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2026 जीएस पेपर का कंप्लीट एनालिसिस। ये सिर्फ आंसर डिस्कशन नहीं होगा, हर क्वेश्चंस के पीछे जो कॉन्सेप्ट है, एलिमिनेशन टेक्निक्स है और यूपीएससी रेलिवेंस है वो भी हम समझेंगे। अगर आप यूपीएससी, सीएपीएफ, सीडीएस, स्टेट पीसीएस या एसएससी की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि अभी अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स होंगे हो सकता है ये पैटर्न्स आपको यहाँ पे देखने को मिले। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बिफोर मूविंग अहेड, आप यूपीएससी फीड के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये लिंक है। आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल यूपीएससी विद शिवम के द्वारा भी मुझसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप वहाँ पे मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं। तो आज का ये जो पहला पार्ट 1 सीरीज होगा वो क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक का डिस्कशन होगा। इसके बाद फिर मैं ऐसे ही 20 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आता रहूँगा, ताकि पूरी जो है वीडियो जो है लेंदी ना हो, 10 मिनट में आप सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट SB-64 इज करेक्ट। पहला, इट इज़ ए लॉन्ग रेंज इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दैट कुड बी आर्म्ड विथ न्यूक्लियर वारहुड। भाई सबमरीन है जो कि स्टेट ऑफ हार्मुज में रिसेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। एक इनफॉर्मल ग्रुप है 64 कंपनीज का जो कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल ब्रांड को जो है कि आराम से कि फीचर्स करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। और ये या UNFCCC का ये कोई सब्सिडरी बॉडी है SB-64। देखो दोस्तों, SB जो 64 है ये एक सबमरीन थी जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के आसपास रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ये न्यूज़ में आई थी। ठीक, एग्जामिनर ने करंट अफेयर्स को डायरेक्ट यहाँ पे नहीं पूछे, उसने नाम दे दिया और ऑप्शन को उसने क्या किया, कंफ्यूज कर दिया। यही चीज़ आपको पकड़नी है। अगर आप वेस्ट एशिया करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो ये आंसर आपसे आसानी से ये आइडेंटिफाई हो जाता। एलिमिनेशन ट्रिक देखो, पहले में कि उसने क्या बोल दिया, मिसाइल नहीं, मिसाइल नहीं है। सेकेंड, इसमें क्या बोल दिया भाई, UNFCCC का कॉन्फ्रेंस, ये भी नहीं है। कंपनी ग्रुप, ये भी नहीं है। ये बिल्कुल अनरिलेटेड ऑप्शन है, इसलिए ओनली ऑप्शन इज बी इज करेक्ट। ओके, सो आज जाइए आप यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हार्मुज स्ट्रेट इसको रिवाइज करिए। उसके बाद पर्शियन गल्फ इसको देखिए, एंड ईरान के जितने भी सराउंडिंग कंट्रीज हैं। उसके बाद ग्लोबल ऑयल सप्लाई, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये सब रिपीटेडली जो है एग्जाम्स में आता है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एज पर द रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक 2026, इंडिया रैंक्स थर्ड ग्लोबली इन रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। राइट, मीन रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंकिंग की बात करी गई है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, इंडिया रैंक्स फोर्थ ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल इंस्टॉल्ड विंड टर्बाइन कैपेसिटी। ये है। ठीक, देखो दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। इंडिया दुनिया का अभी थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और फोर्थ लार्जेस्ट इंडिया जो है विंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कंट्री बन चुका है। ठीक, ये डेटा मिनिस्ट्री ऑफ MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और ग्लोबल रिन्यूएबल रिपोर्ट्स में जो है कई बार ये जो है डेटा दोनों मेंशन्स हुए हैं। तो ये डायरेक्ट जो है आपकी रैंकिंग वाली जो है मिनिस्ट्री के वेबसाइट से उठाकर पूछ ली गई है। ठीक, तो रैंकिंग को रटने की जगह आप सोलर, विंड, रिन्यूएबल, हाइड्रोजन सबको एक चार्ट में बना के आप रिवाइज कर लो, है ना, कि भाई सोलर की कितनी है, विंड की कितनी रैंकिंग है, और उसके बाद जो है रिन्यूएबल्स में हम कहाँ लाई कर रहे हैं, और उसके बाद हाइड्रोजन। ठीक, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सब आप एक चार्ट में बना लो और उसके बाद जो है डिफरेंट मिनिस्ट्री और जो भी करंट अफेयर्स में जो भी इंडाइसेस वाले जो सेक्शन है वहाँ पे उसके हिसाब से क्या रैंकिंग है ये आप अपने एक करंट अफेयर्स की कॉपी में बना लीजिए, ताकि आप बार बार रिवाइज करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद रिसेंटली रघु राय हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉच। ठीक, देखो रघु राय जो है इंडिया के सबसे फेमस फोटोग्राफर्स में से एक थे, जो मैग्नम फोटोज के मेंबर भी रहे हैं, है ना, याद रखना है, मैग्नम फोटोज के ये मेंबर भी रहे हुए हैं। ठीक, जो इमरजेंसी, भोपाल गैस ट्रेजिडी, दिल्ली, इंडिया की सोशल लाइफ, इन सब पर इन्होंने क्या किया,
आइकॉनिक जो है फोटोग्राफ्स भी इन्होंने ली। कौन? रघु राय। तो रघु राय क्या थे? एक एमिनेंट जो है फोटोग्राफर थे। ठीक, तो अब यहाँ से क्या मिलता है आपको? इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, जो कि यूपीएससी का फेवरेट है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी किससे रिलेट हुए भाई? इवेंट से रिलेट हुए, है ना। भोपाल गैस ट्रेजेडी रिसेंटली हमने जो भी उसका कंप्लीट किया, मतलब हाउ जितना हम वो मनाते हैं ना कि 50 इयर्स कंप्लीट हुआ या 40 इयर्स कंप्लीट हुआ या 100 इयर्स कंप्लीट हुआ, ये सब कंप्लीशन को आप जरूर देखें। इस पे देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि रघु राय हैड हु पास्ड रिसेंटली वाज होम, तो ये एमिनेंट फोटोग्राफर थे। तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को प्रोफेशन के साथ आप रिवाइज करिए, है ना, कि भाई इस पर्टिकुलर मान लो 2026 में एग्जाम है या 27 में एग्जाम है, तो 25 से लेकर 26 तक देखो कि कौन सी एमिनेंट पर्सनालिटी न्यूज में है, उनका प्रोफेशन क्या था। तो आप उसका एक कॉलम बनाइए और उसको अपने करंट अफेयर कॉपी में नोट कर लीजिए। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओवन चिकी स्क्रिप्ट इज करेक्ट। ओके, अब देखो इसमें क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली सेलिब्रेटेड 200 ईयर्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ दिस स्क्रिप्ट। किसका? ओवन चिकी स्क्रिप्ट। दिस स्क्रिप्ट हैज बीन यूज फॉर द संथाली लैंग्वेज। देखो ये जो ओवन चिकी स्क्रिप्ट है ना, ये संथाली लैंग्वेज के लिए डेवलप की गई थी। रिसेंटली इस स्क्रिप्ट के डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है सेलिब्रेशन भी न्यूज में था, है ना, ये सेलिब्रेशन जो है न्यूज में था इससे डेवलप, और यहीं से ये क्वेश्चन उठा के आपसे पूछ लिया गया। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको संथाली 8 शेड्यूल में जितने भी लैंग्वेजेस हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको जाके याद करना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन जो है सी है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, दोनों सही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया है 200 ईयर। देखो अभी मैंने कुछ देर पहले बात करी कि जितने भी सेलिब्रेशन है 100 ईयर, 200 ईयर, 250, 150, 50 ईयर, ये सब मार्क करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से रेज होते हैं यूपीएससी के द्वारा। ठीक, देखो जैसे इसने पूछ लिया ना भाई 200 ईयर्स में ये जो है चीज़ें कंप्लीट हुई, तो ये चिकी स्क्रिप्ट के बारे में आपसे पूछ लिया गया, और ये स्क्रिप्ट कहाँ पे यूज की गई? संथाली लैंग्वेज, है ना। तो ये चीज़ें जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या रिकमेंड किया? मैंने रिकमेंड किया कि भाई संथाली 8 शेड्यूल लैंग्वेज भी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, देखो ब्लैक स्वान समिट, इससे पहले ब्लैक स्वान इवेंट भी पूछा गया था। अब कई पेपर्स के एनालिसिस देखेंगे उसमें यूपीएससी ने पूछा भी था। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लैक स्वान समिट। देखो जितने भी समिट्स हैं, है ना, जो भी न्यूज में है वो इंपॉर्टेंट है, आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। इट वॉज ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ आंध्रा फॉर ज्वाइंटली प्रमोटिंग द 2 स्टेट्स एज AI एंड फिनटेक हब। ओके, इट वॉज ऑर्गेनाइज अंडर द भारत नेत्रा इनिशिएटिव, राइट। देखो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट जो 2 है वो करेक्ट है, क्योंकि ये भारत नेत्रा इनिशिएटिव के अंडर जो है ऑर्गेनाइज हुआ था। एग्जामिनर ने लोकेशन और ऑर्गेनाइजर्स को मिक्स करके कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट कर दिया। भाई ऑर्गेनाइजर कौन था और उसका लोकेशन क्या था? जब भी दोनों स्टेटमेंट में एलिमिनेशन टेक्निक बता रहा हूँ, जब भी दोनों स्टेटमेंट्स में एक बहुत लेंदी और स्पेसिफिक हो, लाइक फर्स्ट वन, तो उसको क्रॉस चेक करो, और यूजली वही गलत होती है। ठीक है, यूजली वही गलत होती है, तो स्टेटमेंट 2 सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कुडनकुलम प्रोजेक्ट के बारे में पूछा है। देखो कुडनकुलम जो न्यूक्लियर प्लांट है, पहले तो आप एक काम करो कि आप इंडिया का जो ये मैप है, इस मैप में आप सारे जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कैगा हो गया, है ना, उधर रावतपुर हो गया, ये जितने भी सारे यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट है, आप अपने मैप में इसको बना के रेडी कर लीजिए ताकि आपको रिवाइज करने में आसान होगा। और इसको जब आप बना रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, तो उसके साथ वो कंट्री भी याद करो कि कौन से कंट्री ने कोऑपरेशन किया है। जैसे हमारा सीरस है, कनाडा इंडिया का रिएक्टर्स है, उसके बाद रशिया का है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जब आप यहाँ मार्क कर रहे हो तो उसके साथ लिखो भी, सीरस यहाँ पे रशिया ने दिया है इंडिया को। ठीक, अब यहाँ पे कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट, देखो कुडनकुलम, इसमें क्या बोला है कि कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट 3 and 4 आर बीइंग सेटअप इन इंडिया विथ कोऑपरेशन विथ रशियन फेडरेशन। ओके, कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट पावर प्लांट 5वां और 6वां सेटअप हो रहा है इंडिया में यूएसए के कोऑपरेशन से। दो यूनिट 3 and 4
ये जो है ये रसिया के कॉपरेशन से बन रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है क्योंकि यूएसए का कोई रोल ही नहीं है इसमें। तो आप यहाँ पे यूपीएससी का क्या लिंक बना, इंडिया रसिया का जो सिविल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन है कुडनकुलम, ये सारा का सारा जो है इंपॉर्टेंस है, तो ऑप्शन जो है फर्स्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7। देखो शांति वाला जो एक्ट था जिसको पार्लियामेंट ने पास किया है, इस पे स्वाभाविक सी बात है कि भाई वो क्वेश्चन पूछा जाना ही था, और मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्वेश्चन आना ही आना है, और पूछ भी दिया इसने सीएपीएफ में। क्या है शांति का फुल फॉर्म? सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट 2025। ठीक, अब इसमें क्या है कि ये पूछ रहा है कि ये अलाउ कर रहा है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। सही बात है, न्यूज ही इसी वजह से बनी थी कि भाई प्राइवेट सेक्टर के पीपल्स को अलाउ करना है। अंडर अ लाइसेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अंडरटेक विच ऑफ द फॉलोइंग? प्लांट ऑपरेशंस, पावर जनरेशन, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर विद द गिवन कोड। देखो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, प्लांट ऑपरेशन, पावर जनरेशन, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे के सारे अलाउड है। अगर आप ये नहीं अलाउ करोगे तो शांति जो बिल आया हमारा, जिसमें हम न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को स्पेस दे रहे हैं, अगर आप उनको ऑपरेशंस में ही फ्रीडम नहीं दोगे, उनको पावर को जनरेट करने में ही फ्रीडम नहीं दोगे, इक्विपमेंट वो अपने हिसाब से मैन्युफैक्चर ही नहीं करेंगे, तो बिल का मतलब ही क्या हुआ? तो कॉमन सा सेंस लगाना था, आपको इतना सा पकड़ना था कि शांति जो बिल आया था, शांति बिल जो है सिर्फ प्राइवेट प्लेयर को अलाउ करता है न्यूक्लियर सेक्टर में स्पेस देने के लिए। अब आपको दिमाग में ये डॉट कनेक्ट करनी पड़ेगी कि भाई जब प्राइवेट प्लेयर अलाउ होंगे तो इसका मतलब वो अपने हिसाब से ऑपरेट करेंगे, प्लांट को चलाएंगे, उनकी पावर कितनी जनरेट करनी है उनकी कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करेगा कि भाई प्लांट कितने कैपेसिटी का बनाया गया, डिजाइन किया गया है, और ये सब कुछ वो कर रहे हैं। तो इक्विपमेंट भी जो वो मैन्युफैक्चर खरीदेंगे या बनाएंगे वो अपनी कंपनी के हिसाब से खुद के लिए बनाएंगे, तो सारे का सारा अलाउड है। तो क्वेश्चन जो है ऑटोमेटिकली जो है 1 2 3 करेक्ट हो जाता है। कॉन्सेप्ट होगा इंडिया न्यूक्लियर सेक्टर को क्या जो है ग्रेजुअली हम क्या कर रहे हैं, लिबरलाइज कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, जाहिर सी बात है क्वेश्चन कभी ना कभी आना था, आ ही गया है ना। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट शैल टेक नेसेसरी स्टेप टू रिकॉग्नाइज एंड रजिस्टर ई स्पोर्ट्स विद द एजेंसी एंड अथॉरिटी एट द केस में बी एज ए लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। सही बात है कि गवर्नमेंट क्या करेगी कि नेसेसरी स्टेप लेगी भाई ई स्पोर्ट्स को पहचानने में, उनको रजिस्टर करने में, है ना, एजेंसी जाके उनको पहचानेगी और इसको लेजिटिमेट फॉर्म बनाया जाएगा कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स के तहत। बिल्कुल, देखो इस स्टेटमेंट बहुत स्पेसिफिक बातें कह रहा है और कॉमन सेंस वाली बातें कर रहा है, तो आप कॉमन सेंस लगाओ, ये सही भी है। व्हाट अबाउट द सेकंड स्टेटमेंट 2? सेंट्रल गवर्नमेंट शैल फैसिलिटेट द डेवलपमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑनलाइन सोशल गेम्स फॉर रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल पर्पज। नहीं भैया, गवर्नमेंट रिक्रिएशनल गेम्स को रेगुलेट करती है, प्रमोट करना एक्ट का ऑब्जेक्टिव नहीं है, यही है। दिस एक्ट प्रोहिबिट्स ऑनलाइन मनी गेम एंड ऑनलाइन गेमिंग सर्विस। दिस एक्ट प्रोहिबिट ऑनलाइन मनी गेम एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस। राइट, स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। लाइक जैसे ड्रीम 11, इन सारी चीज़ों पे बैन इसी वजह से लगाया गया था, और बैन लगाने का यही लेजिटिमेट पर्पज भी था। उसमें बिल में मेंशन था कि भाई हम इसको रोकेंगे ऑनलाइन मनी गेम, क्योंकि भाई सट्टाबाजी कल्चर बढ़ रहा था, यूथ को लॉस हो रहा था मनी का, कितने सुसाइडल चीज़ें इसमें करी जा रही थी। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9। तो मिलिट्री एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं रिकमेंड करता हूँ कि जितने भी एक्सरसाइजेस हो रहे हैं उन पे अपनी आप पैनी नज़र बनाइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? लामितिये 2026 वाज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सेशल्स। ओके, दस्तलिक यू ऑलरेडी नो अबाउट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड अजरबैजान। ओके, साइक्लोन 4 इज ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इजराइल। देखो सिर्फ स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, लामितिये। ठीक, लामितिये किसके बीच में होता है? इंडिया एंड सेशल्स में। बाकी दोनों मिलिट्री एक्सरसाइज पेयर्स इंटेंशनली रॉन्ग दिए गए हैं, है ना। एग्जामिनर कंट्री के पेयरिंग को क्या किया? कंफ्यूज कर दिया है। ठीक, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि भाई दस्तलिक किसके बीच में हो रही थी, साइक्लोन 4, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। साइक्लोन 4 और दस्तलिक ये दोनों कौन कौन सी कंट्री के बीच में हो रही है। आप एक काम करो, जो भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज है उसको क्या करो, 1 नेशन और 1 एक्सरसाइज का एक आप टेबल बना लो,
है ना। आप एक टेबल बना लो, क्रिएट कर लो, और उस पर जो है नेशन और एक्सरसाइज और उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम, ये सारे टेबल बनाने के बाद आप लिख लो कौन कौन सी चीज़ें हैं। आप मेरे को कमेंट करके दस्तलिक और साइक्लोन 4 का सही कंट्री बताओगे जिसके साथ इंडिया जो है अभ्यास किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, मुंडियल डी क्वेजो दो ब्राज़ील 26, है ना। इसमें क्या है आंसर, इट वॉज एन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन फॉर चीज एंड डेयरी प्रोडक्ट। ओके, 4 इंडियन प्रोडक्ट्स ओन मेडल एट द कॉम्पिटिशन। देखो ये इंटरनेशनल चीज कॉम्पिटिशन है, सही सी बात है, और इंडिया ने मल्टीपल मेडल जीते भी थे। तो डेयरी करंट अफेयर से क्वेश्चन यहाँ पे बना दिया गया है, ठीक। तो डेयरी से यहाँ से जो है हमारा क्वेश्चन जो है हमारा ये बनाया गया है। तो ये आपको चीज़ें ये समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4 इंडियन प्रोडक्ट्स ओन मेडल एट द कॉम्पिटिशन। 4 इंडिया नहीं, मल्टीपल मेडल जीते थे भाई। तो क्वेश्चन नंबर जो है ए जो है हमारा सही हो गया, ठीक है। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। नाउ अब हम क्वेश्चन आगे की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 11। तो क्वेश्चन 11 क्या है, 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज लेबर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन 2025। देखो क्वेश्चन इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड से रिलेटेड है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब इसमें क्या बोला गया, द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2022 इंट्रोड्यूसेस री स्किलिंग फंड बाय एन इंडियन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट विच इज इक्वल टू 15 days wages फॉर एवरी वर्कर retrenched in addition to the retrenchment compensation and had to be credited within the worker account within 45 days of retrenchment। दो अब इसमें क्या है कि ये जो क्वेश्चंस है, अगर इतना ज़्यादा आपको डिटेल्स दे रहा है ये क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन, इट मीन्स थी वो जो क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है, देखो कितनी स्पेसिफिक्स बातें कही गई है कि भाई 15 days वेजेस और 45 days रिट्रेंचमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमारी जो है करेक्ट है ना। तो क्वेश्चंस का जो ऑब्जेक्टिव है जो है यहाँ पे 11 में, ये क्या है, फर्स्ट वन इज करेक्ट। ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन, एनी यूनियन विथ 41% मेंबरशिप शैल गेट रिकॉग्निशन एट द नेगोशिएटिंग यूनियन। यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये क्वेश्चन इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो है 2020 से रिलेटेड है, याद रखो, जो 2020 से रिलेटेड कोड के अकॉर्डिंग अगर किसी एम्प्लॉय को रिट्रेंच किया जाता है तो एम्प्लॉयर को वर्कर के लिए 15 days वेजेस रीस्किल फंड में डिपॉजिट करना होता है। स्टेटमेंट 2 में क्या होता है, देखो नेगोशिएटिंग यूनियन के लिए 41% मेंबरशिप दिया गया है, ये गलत है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के हिसाब से नेगोशिएटिंग यूनियन बनाने के लिए हमें 41 नहीं 51% मेंबरशिप चाहिए, है ना। तो एलिमिनेशन की ट्रिक क्या होगा कि भाई लेबर कोड में 51%, ये नंबर बहुत फेमस है, 41% देखते ही एलिमिनेट कर देना चाहिए था, समझ ना। तो याद रखो कि गवर्नमेंट जब भी कोई काम करती है तो 49-51 के रेशियो में करती है, मोस्टली यही रहता है। तो करंट अफेयर में आप गवर्नमेंट लेबर रिफॉर्म को जाके एक बार देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अभी आपका काम बनता है। देखो गवर्नमेंट ये क्यों कर रही थी, ताकि बिजनेस जितने भी गवर्नमेंट इंडिया में प्रमोट हो रहे हैं उन बिजनेस को चलाने में आसानी हो। तो आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को जाके देख लीजिए आगामी एग्जाम के लिए, अपकमिंग एग्जाम, एंड 4 लेबर कोड, जितने भी वो लेबर कोड्स बनाए गए हैं 4, इनको जाके देखिए, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। देखो यूपीएससी लेबर कोड से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछ रहा है, तो याद रखो कोड ऑन वेजेस, आपको याद रखना कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी एज वेल एज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लेबर मार्केट इन एन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज डिफाइंड एज द शेयर ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर्स टू द टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो यहाँ पे डेफिनेशन पूछा गया लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का, ठीक। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी पूछा गया है, उसका डेफिनेशन क्या है, द यूजुअल एक्टिविटी स्टेटस ऑफ ए पर्सन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज परस्यूड बाय द पर्सन ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड रेफरेंस पीरियड ऑफ द लास्ट 365 डेज प्रीसीडिंग द डेट ऑफ जर्नी।
देखो क्वेश्चन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन LFPR से रिलेटेड है। LFPR में क्या होता है, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों लोग काउंट हो जाते हैं जो वर्क करना चाहते हैं। याद रखना आपको, इसमें दोनों काउंट होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयड, ये दोनों काउंट होंगे क्योंकि ये दोनों वर्क करना चाहते हैं। तो ठीक है, शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू द टोटल वर्किंग पॉपुलेशन, पहला ऑप्शन सही है। देखो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में सिर्फ एम्प्लॉयड लोगों को काउंट, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, जो काम कर रहे हैं, वो जो है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में काउंट होंगे। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, शेयर ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, भाई इसको हटा दो तो 2 हट गया, 2 हट गया, ऑप्शन 1 बचा, ऑप्शन 1 एंड 3 बचा। अब नाउ मूव ऑन क्वेश्चन ऑप्शन 3। अब जो है ऑप्शन 3 कह रहा है द यूजुअल एक्टिविटी स्टेटस ऑफ ए पर्सन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी परस्यूड बाय द पर्सन ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड रेफरेंस ऑफ द लास्ट 365 राइट। भाई लास्ट 365 डेज में जो भी जो है स्पेसिफाइड रेफरेंस लिया गया है ऑक्यूपाई करने के लिए, जो भी उसका प्रोफेशन है, बिजनेस है, उन सारी चीज़ें जो है वो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 12 का ऑप्शन 3 भी सही होगा, तो 1 एंड 3 दोनों सही है। तो 20 मिनट्स हो चुके हैं ऑलरेडी। मैं फिर नेक्स्ट वाली सीरीज में 13 से कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, लाइक करके सब्सक्राइब करते रहिए। हैव ए गुड डे, टेक केयर।